सेटअप चीप हो या एक्सपेंसिव मैटर नहीं करता। एक 80,000 का कैमरा भी बहुत चीप दिख सकता है और एक 13,000 का 5 साल पुराना फोन सिनेमैटिक। फर्क बस इस चीज का है कि आप यूज कैसे कर रहे हो। जब हम सिनेमैटिक वीडियोस की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लाइट्स, कैमरा और द बैकग्राउंड। एक और एग्जांपल देता हूँ। Does this video look cinematic? और दिस वीडियो लुक्स मोर सिनेमैटिक। अब इन दोनों वीडियोस में फर्क क्या है? अबे पूरी तो अलग है। पहली वीडियो शूट हुई है कैमरे से विद गोडॉक्स लाइट एंड अ फुल सेटअप, और वहीं दूसरी वीडियो शॉट ऑन फोन, नेचुरल लाइट, नो सेटअप, बट द बिगेस्ट डिफरेंस इज माइक। शी, मुझे लगा कुछ अच्छा बताएगा। एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू इम्प्रूव। ऑडियो। चाहे वीडियो कैमरे से शूट करिए फुल सेटअप बना के, पर वीडियो कोई नहीं देखेगा अगर ऑडियो क्वालिटी ही अच्छी नहीं है। आप खुद बताओ कौन सी वीडियो देखना प्रेफर करोगे? एक जिसमें ऑडियो क्वालिटी ऐसी है पर वीडियो क्वालिटी टॉप नॉच, या वो वीडियो जिसमें वीडियो क्वालिटी ठीक है बट ऑडियो प्रोफेशनल? मैं तो ये वाली देखना प्रेफर करूंगा। अरे हेडफोन कनेक्ट नहीं हुआ क्या? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 6 पॉइंट्स की जिन पर फोकस करके आप किसी भी चीप कैमरा या इवन फोन से सिनेमैटिक वीडियोस ले सकते हो। अब इस मोमेंट के बाद अपनी इस ही वीडियो पे मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स अप्लाई करके दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि कौन सा पॉइंट कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। मुझे भी क्लियर दिखेगा? हाँ, क्यों नहीं? मेरे को तो मोतियाबिंद है। What? So let's start with audio. ऑडियो को हाई क्वालिटी बनाना बहुत ही सिंपल है। जस्ट गेट अ माइक। बिगेस्ट अपग्रेड होगा आपकी वीडियो का। तो मैं पर्सनली यूज करता हूँ ये माइक्स, बोया BY-M1 850 रुपए का, माउनो AU-A03 2500 रुपए का, डिजिटेक DMW 103 3000 रुपए का, एंड हॉलीलैंड लाक M2 10,000 रुपए का। सो अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड नीड्स आपको जो माइक सूट करे आप वो ले सकते हो, एक्सेप्ट डिजिटेक वाला। उससे बेटर तो मत लो माइक। बट माइक से ऑडियो तो अच्छा हो जाएगा, बट वीडियो विजुअली भी तो अच्छी लगनी चाहिए। उसके लिए आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लाइट्स। आप मोबाइल से कैमरा पे अपग्रेड करने के लिए 70-80 हज़ार रुपए खर्च कर दोगे, बट फिर भी उतना फर्क नहीं आएगा जितना लाइट्स पे 3-4 हज़ार रुपए खर्च करने से आ जाएगा। हर इंसान शुरुआत में ये गलती करता है कि कैमरा अच्छा होना चाहिए या सेटअप अच्छा होना चाहिए, बट जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो लाइट्स और हमारा पॉइंट नंबर 5। बट अभी के लिए आते हैं लाइट्स पे। लाइट्स को समझना बहुत ईजी है। भाई लेजीनाथ इधर आ। क्या हो गया? अरे बैठ इधर, क्या करने वाला है तू मेरे साथ? अब लाइट जितनी ज्यादा हमारे कंट्रोल में होगी उतना ज्यादा कंट्रोल में हमारा शॉट होगा। तो उसी के लिए मैंने अपने रूम में ये काले पर्दे लगा रखे हैं ताकि बाहर की सनलाइट पूरी ब्लॉक हो जाए और मैं अपने हिसाब से लाइट कंट्रोल कर पाऊं। एंड सेम रीजन से ये जो ट्यूब लाइट्स एंड एलईडीज होती हैं, क्योंकि ये बहुत स्प्रेड होती हैं अनइवनली, तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। अरे पूरा अंधेरा कर दिया, मेरे को डर लगता है भाई। अब वीडियो की जो सबसे बड़ी या सबसे मेन लाइट होती है उसे हम कहते हैं की लाइट, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी होनी चाहिए ताकि सब्जेक्ट अच्छे से लिट अप हो पाए। अरे और इसे आपको रखना है सब्जेक्ट के 45 डिग्री एंगल पे, ताकि हमारा जो शॉट है वो उतना फ्लैट ना लगे और एक हल्का सा सिनेमैटिक फील आए। अब की लाइट से आपके सब्जेक्ट के एक ही तरफ रोशनी आती है और एक तरफ थोड़ा सा डार्क हो जाता है। उसको फिल करने के लिए हम यूज करते हैं फिल लाइट। इसके लिए मैं मोस्टली रिंग लाइट का यूज करता हूँ, बट क्योंकि अभी मेरे पास विंडो है यहाँ पे तो मैं इसे ओपन कर दूंगा तो भी सेम इफेक्ट आ जाएगा। अरे लाइट के नाम तो बता दे, पहले सेटअप समझ ले फिर सब बता दूंगा। कुछ लोग रिम लाइट या हेयर लाइट का भी यूज करते हैं, जिससे थोड़ा सा बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में हल्का सा सेपरेशन आ जाता है, पर मैं यूज नहीं करता बिकॉज मुझे ऐसा सेपरेशन पसंद जगह नहीं है लाइट की। सो की लाइट के लिए मैं मेनली यूज करता हूँ गोडॉक्स SL60। इतनी महंगी लाइट कौन लेगा? इतने साल तक वीडियोस के लिए जुगाड़ वाली लाइट यूज करी है मैंने, तो आप अगर चाहो तो एक सॉफ्टवर्क स्टैंड और नॉर्मल LED बल्ब्स का यूज करके 2-3 हज़ार में जुगाड़ कर सकते हो। और ज्यादा पैसे बचाने हैं तो कार्डबोर्ड, एल्यूमिनियम फॉइल और बटर पेपर का यूज करके सॉफ्ट बॉक्स ही बना लो। कैसे करना है वो नहीं बताऊंगा, वीडियो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिल लाइट के लिए डिजिटेक की 1500 की रिंग लाइट यूज करता हूं, वरना खिड़की भी काम आ ही जाती है। अब बैकग्राउंड में और सिनेमैटिक फील देने के लिए सबसे पहले तो मैं मॉनिटर ऑन कर लेता हूं, जिससे बैकग्राउंड में यहाँ थोड़ा ब्लू टिंट आ जाए। उसके अलावा कलर्ड एलईडीज का भी यूज कर सकते हैं थोड़ा और सिनेमैटिक फील देने के लिए, सस्ती ही आती हैं। इनफ है। अच्छा तो दिख रहा है यार, लेकिन ये कैमरे में इतना गंदा क्यों दिख रहा है? अभी गंदा दिखेगा क्योंकि पॉइंट नंबर 3 पे नहीं पहुंचे ना हम, जो है कैमरा सेटिंग्स। थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं। मेनली जिन चीज का ध्यान रखना है वो है एक्सपोजर, ISO, एपर्चर, शटर स्पीड एंड FPS। तो एक्सपोजर है, कह सकते हो ब्राइटनेस हमेशा लॉक होनी चाहिए, वरना फोन तो सारे ही अपने मन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज्यादा करते रहते हैं जैसा उनको सीन दिखता है। इसलिए ऑलवेज शूट इन मैनुअल मोड, और फोन में भी आप फिल्मिक प्रो ऐप का यूज कर सकते हो मैनुअल मोड में शूट करने के लिए। ISO डिसाइड करता है कि आपका कैमरा लाइट के लिए कितना सेंसिटिव है, तो ये जितना कम उतना अच्छा। इनसेंसिटिव मैक्सिमम 400-800 तक रखना है, इससे ऊपर वीडियो में वो छोटे छोटे डॉट्स, नॉइज कहते हैं उसे, अच्छा पता है क्या तेरे को, नॉइज आने लगती है। एपर्चर भी जितना कम उतना अच्छा। जितना कम एपर्चर होगा उतनी ज्यादा लाइट आपके कैमरे में आएगी और उतना ही ज्यादा बोके यानी कि बैकग्राउंड ब्लर आएगा। और अगर एपर्चर कम करके वीडियो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जा रही है तो ISO को कम कर लो, लेकिन एपर्चर मिनिमम ही रखना। अब शटर स्पीड का मतलब होता है कि आपके कैमरे का शटर कितनी देर के लिए ओपन रहेगा। तो सिंपल सी बात है, जितना बढ़ाओगे उतनी ज्यादा देर के लिए ओपन रहेगा। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा रूल है, शटर स्पीड को अपने FPS के जस्ट डबल रखो। यानी अगर FPS 25 है तो शटर 1/50, अगर FPS 60 है तो शटर 1/100 या 1/120। ये रूल क्यों? ह्यूमन आइज 30 to 60 FPS में चीजें देखती हैं और हमारी आइज का शटर एंगल होता है 1/100। तो उसी चीज को मिमिक करने के लिए हम FPS का डबल शटर स्पीड को यूज करते हैं ताकि नेचुरल फील और मोशन ब्लर आए।
उसी लिए ये रूल बना है, बट रूल्स आर ऑलवेज मेंट टू बी ब्रोकन। सिर्फ कैमरा सेटिंग्स को सही करने से वीडियो ऐसे से ऐसी बन गई है। अब आप सोच रहे होगे इसमें और क्या इंप्रूव कर सकते हैं, तो लास्ट के जो 2 पॉइंट्स है वो तो हम एडिटिंग में करने वाले हैं, बट 4th पॉइंट फ्रेमिंग, आपको शूटिंग के टाइम ही ध्यान रखना है। फ्रेमिंग का बेसिक मतलब है कि आपका फ्रेम दिख कैसा रहा है। इसके लिए बहुत सारे सिनेमेटोग्राफी रूल्स है, लेकिन एंड में आके वो सब 1-2 चीज बेसिक चीजें ही समझाते हैं, जो है फ्रेम बैलेंस होना चाहिए, सब्जेक्ट पे फोकस होना चाहिए एंड व्यूअर की आंखों के लिए इजी टू नेविगेट होना चाहिए। दैट्स इट, यही है कोर फंडामेंटल्स ऑफ सिनेमेटोग्राफी। एग्जाम्पल के लिए ये वाला शॉट देखो, ना कोई 2 पॉइंट लाइटिंग है, ना बैकग्राउंड में कोई ऐसे फैंसी लाइट्स लगी हुई हैं कलरफुल, स्टिल द शॉट लुक्स गुड बिकॉज ऑफ फ्रेमिंग। चीजें काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, ब्लैक कलर की सिमेट्री है। ध्यान से देखोगे तो 2 ऑब्जेक्ट्स इन लेफ्ट एंड 2 ऑब्जेक्ट्स इन राइट, ये भी एक ऑब्जेक्ट की तरह काउंट होता है बिकॉज ये हमारे बैकग्राउंड से कुछ अलग है। 90% ऑफ द फ्रेम में काफी सिलेक्टिव कलर्स हैं, ब्राउन, ग्रे एंड ब्लैक, दस अ गुड फ्रेमिंग। लेजीनाथ भी जहां बैठा है, फ्रेम इज नॉट सिमेट्रिकल, तो कैमरा हल्का सा अगर मूव करें तो दिस इज नाउ सिमेट्रिकल। फोरग्राउंड में ऑब्जेक्ट ऐड करने से भी एक सिनेमैटिक फील आ जाती है, बिकॉज वो एक डेप्थ क्रिएट करता है आपके सब्जेक्ट, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच में। चलो अब मेरे को बैठने दे, डिस्पोजल ग्लास थोड़ी यूज करके फेंक देता है। तो ध्यान रखो कि शॉट क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए और एक डेप्थ होनी चाहिए शॉट में। बट अभी भी उतना मस्त नहीं दिख रहा ना जितना यूजुअली मेरी वीडियोस दिखती हैं। दैट इज बिकॉज बाकी का मैजिक होता है एडिटिंग में, कलर ग्रेडिंग टू बी स्पेसिफिक। ग्रेड तो हमेशा डी ही मिला है मुझे। अब कलर ग्रेडिंग में मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं करता हूँ और ना ही मेरी कलर ग्रेडिंग उतनी अच्छी है, बट बेसिक सारी चीजें जानता हूँ और वही आपको बताने वाला हूँ। कुछ कलर्स होते हैं जो फ्रेम को बिल्कुल सिनेमैटिक लुक नहीं दे पाते, जैसे कि ओवर सैचुरेटेड रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू, या फिर थोड़े भी नियॉन कलर्स टाइप। क्लबिंग गेमिंग टाइप में ठीक है, सिनेमैटिक में नहीं। मैजेंटा, पिंक और पर्पल ये भी एक फ्रेम को सिनेमैटिक लुक नहीं दे पाते हैं। मेनली जो कलर सिनेमैटिक फ्रेम में अच्छे लगते हैं वो है टील एंड ऑरेंज, या फिर थोड़े से लेस सैचुरेटेड रेड, ब्लू, वार्म या कूल टोन्स, एंड ऑल्सो ब्राउन, ऑलिव बीज, थोड़े अर्दी जेंजी टोन्स। तो मेरे इस रॉ फ्रेम में देखोगे तो थोड़ा सैचुरेटेड सा ब्लू कलर आ रहा है। यहाँ पे मेरी स्किन टोन भी येलोइश लग रही है इंस्टेड ऑफ रेडिश, थोड़ा सा ब्लड की वजह से रेड टिंट होता है हमारी स्किन में। एंड यहाँ साइड में देखोगे तो टेबल का एज दिख रहा है, यहाँ नीचे की चीजें दिख रही हैं विच डज नॉट लुक गुड, तो हम इसको भी फिक्स करेंगे। तो हम प्रीमियर प्रो में आ गए हैं, अब एक एक करके हम सारी चीजें फिक्स करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिक्स करते हैं, हल्का सा ना डार्क लग रहा है फ्रेम तो हम एक्सपोजर को बढ़ा देंगे। अब ये जो ब्लूइश टोन लग रहा है, हमने जैसे पहले बात करी थी कि ब्लू नहीं होना चाहिए, इट शुड बी समथिंग लाइक टील या फिर एक्वा कलर का। तो हम यहाँ कर्व्स में जाएंगे और इसमें ह्यू वर्सेस ह्यू सेलेक्ट करके ये ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे एंड विल मेक इट बिट ऑन द एक्वा साइड। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमें स्किन टोन फिक्स करनी है। स्किन टोन फिक्स करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका जो होता है दैट इज HSL सेकेंडरी। तो आपको अपने लिमेट्री कलर में HSL सेकेंडरी में जाना है, यहाँ पे कलर पिकर टूल सेलेक्ट करना है एंड जस्ट सिलेक्ट योर स्किन टोन। कलर ग्रे पे क्लिक करोगे तो सिर्फ आपको अपनी स्किन टोन दिखने लगेगी, क्या सिलेक्ट हुई है। तो थोड़ा और सिलेक्ट करने की जरूरत है भाई, इसमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो जाए तो हमें कलर माइनस वाला टूल सेलेक्ट करके उसको हटा भी सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्लर बढ़ा देना है ताकि थोड़ा सॉफ्ट रहे हमारा सिलेक्शन, एंड फिर आप इसको डिसेलेक्ट करके अपनी एक्चुअल वीडियो देख सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका ब्राइटनेस हल्की सी बढ़ानी है ताकि स्किन में हल्का सा ग्लो आए। देन हम यहाँ से इस टिंट को हल्का सा रेडिश साइड कर देंगे। अब आप देख पा रहे हो कि क्या डिफरेंस आया है हमारे स्किन टोन में। 2 चीज़ें तो हमने फिक्स कर ली हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा आप देख सकते हो कि हम हल्की सी ब्राइटनेस अभी और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट वगैरह आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो। तो अब इसके बाद ये जो एज दिख रही है हमें इसे रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम एक और लुमेट्री डालेंगे एंड इसके एक्सपोजर को हम बहुत कम कर देंगे। एक्सपोजर कम करने के बाद हम इसके जाएंगे यहाँ पे मास्क पे और यहाँ पे क्रिएट एलिप्स मास्क पे क्लिक करेंगे, जिससे ऐसा कुछ मास्क बन जाएगा। इसको हल्का सा एक्सटेंड करके हम यहाँ लगा देंगे एंड जस्ट फेदर को बहुत इंक्रीज कर देंगे अच्छे से, मतलब एकदम बढ़िया। अब आप यहाँ देखोगे तो कॉर्नर में हल्का सा ग्रेडियंट फील आ गया, जिससे कि हमारा कॉर्नर हाइड हो जाता है और अब उतना गंदा नहीं दिख रहा है। इतना कुछ कवर करने के बाद फाइनली द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू इंप्रूव इज मोशन। स्टैटिक फ्रेम उतने सिनेमैटिक नहीं लगते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हो नहीं सकते, मैं कह रहा हूँ वो लगते नहीं है। रीजन, सिनेमैटिक का सबसे बड़ा रेफरेंस पॉइंट है मूवीज, और मूवीज में हमेशा हम बचपन से मूविंग शॉट्स ही देखते आए हैं, तो हमें वही शॉट सिनेमैटिक लगते हैं। चाहे स्लाइड पैन या जूम इन, पर शॉट मूव हमेशा करता रहता है। पर इसके लिए तो एक और इंसान चाहिए होगा शूट करने के लिए, अकेले कैसे करूंगा? वेल, अब अगर आपके पास एक टीम नहीं है तो अकेले मोशन कैसे आएगा वीडियो में? कुछ अमीर लोग इसके लिए स्लाइडर यूज करते हैं जिससे पैरालेक्स भी आ जाता है और मोशन भी, बट फ्री में आपको पैरालेक्स थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बेसिक पैन या जूम डाल दो, जिससे कि लगेगा कि कोई मूवमेंट हो रही है जबकि रियल में कोई मूवमेंट होगी नहीं। अरे वाह, यस, ये एक छोटी सी मूवमेंट भी आपके फ्रेम को सिनेमैटिक फील दे देगी। माइक यहाँ पर है इसलिए ऐसे बोलना पड़ रहा है। Well, that covers all the point which you need to fix to make your videos look more cinematic. I know इनमें से कुछ चीजों में इन्वेस्टमेंट है जो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बट फिर भी अगर आपको वीडियोस बनानी है तो सिनेमैटिज्म से, सिनेमैटिक्स से उतना ऑब्सेस होना जरूरी नहीं है। When I started, मैं छत पे या खिड़की के सामने खड़े होकर शूट करता था ताकि नेचुरल लाइट आए और किसी ऐसी एडिशनल लाइट की जरूरत ना पड़े। माइक नहीं था तो ईयरफोन यूज करता था ऑडियो के लिए। ये डज नॉट मैटर वाली लाइन ट्रू है अगर आपने ठान लिया है कि आपको करना ही है, बट जिसमें जुनून ही नहीं है, जिसमें आग ही नहीं है, उसके लिए बहाने कभी खत्म होने नहीं वाले। वो कहते हैं ना, इफ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू विल फाइंड अ वे, एंड इफ इट्स नॉट, you will find an excuse.